एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ कंपनीज और वेबसाइट के लोगो लगाए हैं, प्लीज़ इनको एनालाइज कीजिए। नौकरी.com, 99 एकर्स, जीवनसाथी.com, शिक्षा, जोमेटो, पॉलिसीबाजार.com। या दोस्तों, इन सारी वेबसाइट्स और कंपनीज़ को डेवलप करने के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं .com बिजनेस की पायनियर कंपनी और इंडिया की इंटरनेट बिजनेस की उभरती हुई जायंट इन्फो एज लिमिटेड के बारे में। या दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इन्फो एज का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से रहा है और जो है उसका फ्यूचर आउटलुक किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन्फो एज की शुरुआत हुई थी 1995 में और इन्होंने शुरुआत करी थी नौकरी.com से। यहाँ दोस्तों, नौकरी.com इनकी पहली वेबसाइट है जो कि एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बेस्ड बिजनेस वेबसाइट है। उसके बाद इन्फो एज ने धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। अभी जो इन्फो एज की प्रेजेंस है वो रिक्रूटमेंट साइट्स में है, मैट्रिमोनियल साइट्स में है, रियल एस्टेट में है, एजुकेशन में है और भी सारे बहुत सारे इंटरनेट बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि इन्फो एज अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। बट जो मेजर जो इन्फो एज का जो कोर बिजनेस पोर्टफोलियो है, कोर बिजनेस जो इनका पोर्टफोलियो है वो कंप्राइज करता है रिक्रूटमेंट साइट से, मैट्रिमोनियल साइट से और रियल स्टेट साइट से। थोड़ा इसको जो है थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट साइट्स हैं उनकी जो लीडिंग रिक्रूटमेंट साइट्स हैं वो हैं नौकरी.com, नौकरीगल्फ.com, फर्स्टनौकरी.com और इसी प्रकार से मैट्रिमोनियल सेगमेंट में जो उनकी लीडिंग वेबसाइट है वो है जीवनसाथी.com। रियल एस्टेट सेगमेंट में उनकी लीडिंग वेबसाइट है 99 एकर्स.com और इसी प्रकार से एजुकेशनल सेक्टर में उनकी वेबसाइट है शिक्षा.com। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो टॉप 3 जो सेगमेंट्स हैं जिनमें कि जो उनका कोर बिजनेस पोर्टफोलियो को कंप्राइज करते हैं वो है रिक्रूटमेंट, मैट्रिमोनी और रियल एस्टेट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किस प्रकार से इन्फो एज मात्र एक वेबसाइट्स को रन करके, इन सारी वेबसाइट्स को रन करके हर साल हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेट करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है रिक्रूटमेंट साइट का। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट जो साइट्स है वहाँ पे जो रिवेन्यू के सोर्स हैं वो 2 मेजर रिवेन्यू के सोर्स हैं। तो पहला है रिक्रूटर और दूसरा है जॉब सीकर। या दोस्तों, जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो कि ऐड पोस्ट करती हैं, वो इन्फो एज को पे करती है। तो जो 90% ऑफ रिवेन्यू है वो रिक्रूटर के थ्रू आता है। तो रिक्रूटर ना सिर्फ एड्स को पोस्ट करने के लिए पे करती है बल्कि बहुत सारी सर्विसेज जो है, बहुत सारी पेड सर्विसेज के लिए भी रिक्रूटर पे करता है, जैसे कि रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, जॉब लिस्टिंग के लिए, एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग के लिए, रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है इन्फो एज प्रोवाइड करता है और ये सारी सर्विसेज पेड होती हैं। उसी प्रकार से जो जॉब सीकर है वो भी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए इन्फो एज को पे करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट्स को रन करके इन्फो एज जो है मनी नहीं कमाता, रिवेन्यू नहीं कमाता, बल्कि जो है बहुत सारी सर्विसेज को ये ऑफर करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी जितने भी बिजनेस प्रोफाइल्स को हमने एनालाइज किया है, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, रियल एस्टेट हो, रिक्रूटमेंट हो, ये सारी वेबसाइट्स और ये सारे बिजनेस प्रोफाइल्स को इन्फो एज फुली ओन करता है। बट इन सब बिजनेस प्रोफाइल्स के अलावा भी इन्फो एज ने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्फो एज ने अराउंड 20 से 25 स्टार्टअप्स में एक कंसिडरेबल स्टेक एक्वायर किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, उन्हीं में से मैंने कुछ फेमस स्टार्टअप्स की लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोमेटो.com, meritnation.com, पॉलिसीबाजार.com, हैप्पीलीअनमैरिड.com, उन्नति.com और शॉपकिराना.com। ये कुछ मेजर स्टार्टअप्स हैं जिसमें कि इन्फो एज एक कंसिडरेबल स्टेक एक्वायर किया हुआ है और ओन करता है। अब चलते हैं कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट किया है जो कि कंपनी के नेट सेल्स का ग्राफ है जो कि करोड्स में रिप्रेजेंटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में, FY16 में कंपनी की जो नेट सेल्स रही है वो अराउंड रही है 718 करोड़ की। FY17 में 802 करोड़ की सेल्स इन्होंने क्लॉक की है। FY18 में 916 करोड़ की इनकी सेल्स रही हैं और FY19 जो लास्ट इनका जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें 1098 करोड़ की
के इन्होंने सेल्स क्लॉक किए। तो अगर आप इनकी सेल्स को एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ रेट रही है वो अराउंड 15.02 की CAGR के साथ इनकी जो है सेल्स ग्रो की है पिछले 4 सालों में। उसी प्रकार से अगर हम नेट प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे तो FY16 में 124 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने गेन किया है, FY17 में 200 करोड़ का, 2018 में 182 करोड़ का और FY19 में 280 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो अगर आप प्रॉफिट को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो अराउंड रही है 30% की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार इनकी नेट सेल्स ग्रो कर रही हैं और काफ़ी शानदार तरीके से इनका जो है नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी नेट सेल्स का अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इन्फोएज के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ की हेल्प से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ प्रेजेंट किया है, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स की ग्रोथ रेट को मैंने दिखाया है और उनका जो है कंट्रीब्यूशन दिखाया है नेट रेवेन्यू में। तो आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट साइट्स हैं वो जो है 70% के अराउंड नेट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। और अगर आप उसका ग्रोथ रेट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो पिछले 3 सालों में जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ रही है वो रिक्रूटमेंट साइट्स में रही है। वाइल अगर आप कंपेयर करेंगे उसको मैट्रिमोनियल साइट से और रियल एस्टेट साइट से, तो आप देखेंगे उनका जो पोर्शन है नेट रेवेन्यू में वो भी काफ़ी कम है और उनकी जो ग्रोथ रही है वो भी काफ़ी फ्लैटिश रही है, यानी कि उनमें जो है काफ़ी मेजरली ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा कंपनी के शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो शेयर है, मैंने आपके सामने पिछले 6 महीने का टेक्निकल चार्ट लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के शेयर ने अपना जो 52 वीक हाई है यानी कि 3130 का वो टच किया था फरवरी 2020 में, और ठीक 1 महीने बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसने जो है अपना 52 वीक लो टच किया 1581 का। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने काफ़ी शानदार रिकवरी दिखा चुका है, अराउंड 50 से 60% का गेन अभी तक दिखा चुका है। और एज ऑन 1 जून 2020 को इसका जो शेयर प्राइस है जो ट्रेड कर रहा है वो अराउंड ट्रेड कर रहा है 2683 के। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी के शेयर ने रिकवरी दिखाई। टेक्निकल परफॉर्मेंस के बाद अब थोड़ा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 40.48% की है, FIIs की होल्डिंग 35.45% की है, DIIs अराउंड 13.38% की स्टेक होल्ड करते हैं और इंडियन पब्लिक के पास अराउंड 10.69% की होल्डिंग है। तो इसमें जो की हाईलाइट है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की वो है FIIs की होल्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने भी स्टॉक्स का मैंने रिव्यू किया है उन सब पे सबसे ज़्यादा FIIs की होल्डिंग इसी स्टॉक में मेरे को देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं 35.45% की स्टेक होल्डिंग जो है FIIs ओन करते हैं इस शेयर में, तो जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है और काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों 80 से 89% का जो स्टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, कंपनी का बेस काफ़ी मजबूत है। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा प्रमोटर का कॉन्फिडेंस किस प्रकार से रहा है पिछले 1 सालों में, तो आप देख सकते हैं मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के पिछले 5 क्वार्टर्स में प्रमोटर का जो स्टेक है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहा है, कोई भी प्लेजिंग नहीं देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट में। अगर आप वैल्यूएशन पार्ट को फर्स्ट ग्लैंस में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट लुक अगर आप देंगे तो आपको लगेगा कि इसके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट दोस्तों, इस कंक्लूजन पे जंप करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास ना ही कोई बेंचमार्क है, ना ही कोई पीयर्स कंपनी है, ना ही कोई राइवल कंपनी है जिसके साथ आप इसके वैल्यूएशन को जो है कंपेयर कर सके। आप नहीं कह सकते कि जो पी रेशियो है इसका, जो कि अराउंड 143 के अराउंड है, कि वो हाई है या लो है, क्योंकि आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है। उसी प्रकार से पीबी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 13 का पीबी रेशियो, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें जो है पीबी रेशियो, इनके पास एसेट्स इतने नहीं होते, तो इसलिए जो है इनका जो पीबी रेशियो हमेशा हाई ही रहता है। ROE अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न जो हमेशा ये कंपनी बना के देती है अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में, वो अराउंड 12.86% के रिटर्न ये कंपनी क्लॉक करती है, यानी कि अराउंड 30। तो फ्रेंड्स, जहां तक बात है डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी बिल्कुल भी डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो कि है फ्यूचर आउटलुक। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है अगले 4-5 सालों के लिए, तो उसकी ग्रोथ रेट को हमें प्रेडिक्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी लगातार एफर्ट्स डाल रही है, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर रही है और लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। देखिए दोस्तों, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन के लिए, अपने इंजीनियरिंग में, अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन करने में, अपने जो सेल्स नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने में, और साथ ही साथ अपना जो बैक ऑफिस सर्विसिंग को
प्रोवाइड करते हैं उसकी इफिशियंसी को भी वो लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकें और लगातार अगले 4-5 सालों में अनइंटरप्टेड ग्रोथ वो अचीव कर पाएँ। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे। ये बिल्कुल नए नए सेगमेंट्स हैं जो कि नई नई टेक्नोलॉजी है जिस पे ये कंपनी लगातार इन्वेस्ट करती जा रही है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा वास्ट रिजर्व है कैश का, अराउंड 1500 करोड़ के उनके पास कैश रिजर्व्स हैं। तो इनके पास जो है सफिशिएंट बैकिंग है, सफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि वो नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सके। देखिए दोस्तों, जो इन्फो एज के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इस फील्ड में वो है फर्स्ट मूवर का एडवांटेज। कंपनी जो है फर्स्ट मूवर रही है हर एक सेगमेंट में, चाहे आप मैट्रिमोनियल कहें, चाहे आप रिक्रूटमेंट कहें, चाहे आप रियल एस्टेट कहें। तो इस प्रकार से कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी बड़ा बन चुका है इन सब सेगमेंट्स में। ये जो वेबसाइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और साथ ही साथ कंपनी के पास बहुत ही वास्ट डाटा रिजर्व्स बन चुका है इंडियन कस्टमर्स का। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है कंपनी को, और कंपनी जो है अभी प्लान कर रही है अपने सारे बिजनेस को इंटीग्रेटेड रूप्स में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऑपरेट करने की। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, 20 से 25 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर कोई भी स्टार्टअप, अगर इनमें से 2-3 स्टार्टअप्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ अगले 4-5 सालों में दिखा देते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, कंपनी का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो इसी प्रकार से कंपनी कोशिश करती जा रही है कि वो अपना जो रिक्रूटमेंट बिजनेस पे डिपेंडेंसी है उसको भी लगातार कम करते जाए, और ओवर द ईयर्स वो इस काम को करने में, अचीव करने में सक्सेसफुल भी रही है। तो अभी आप देखेंगे तो अराउंड 70% का जो रिवेन्यू है वो रिक्रूटमेंट बिजनेस से आता है और 30% का रिवेन्यू उनके बाकी सारे बिजनेस से आता है। तो धीरे धीरे कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को, अपने जो रिवेन्यू सेगमेंट है, अपना जो रिवेन्यू ब्रेकअप है उसको भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है। सब थोड़ा चैलेंजेस पार्ट पे चलते हैं कि आखिर कंपनी को अगले 4-5 सालों में किन प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने पड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेजर चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़ेंगे वो आइदर टेक्निकल साइड के होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव साइड के होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो मेन चैलेंज उनको फेस करना पड़ सकता है वो है डाटा सिक्योरिटी का। कंपनी जो है डाटाबेस कंपनी है, एक इंटरनेट बिजनेस कंपनी है, तो उनको जो है लगातार अपने सिक्योरिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते रहना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार की हैकिंग और फ्रॉड को वो अवॉइड कर सके। उसी प्रकार से जो टेक्निकल फेलियर्स होते हैं वेबसाइट्स में, कभी कभी साइट्स जो हैं क्रैश हो जाती हैं, कभी साइट्स स्लो हो जाती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उनको अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों इस फील्ड में वो होता है ऑब्सोलेंस का खतरा, यानी कि इररिलेवेंट हो जाती हैं साइट्स। मतलब कुछ सालों बाद जो साइट्स होती हैं वो इररिलेवेंट हो जाती है, मतलब उनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तो अपने आप को हर बार प्रूव करने की कोशिश इनको करती रहनी पड़ेगी, अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो किसी प्रकार से ऑब्सोल्यूंस ना हो जाए, किसी प्रकार से इररिलेवेंट ना हो जाए अपने फील्ड में। सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूं वो है कंपटीशन का। जितना इजी ऑनलाइन बिजनेस में कंपटीशन खड़ा करना होता है उतना किसी और बिजनेस में नहीं होता है। तो इनको लगातार जो है अपने कंप्यूटर्स पे चेक रखना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा और साथ ही साथ काउंटर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कंपनी के पास बहुत सारी क्षमता है, कंपनी के पास बहुत सारा कैश रिजर्व है, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है, तो कंपनी इस चीज़ को आसानी से कर सकती है। इसलिए ये कंपनी जो है, क्योंकि इसके पास जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, कंपनी के पास बहुत बड़ा डाटा बेस है, तो मैं मानता हूं कि कंपनी जो है अपने कंपटीशन को काफ़ी आसानी से चेक में रख पाएगी। देखिए दोस्तों, जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ वो है रिक्रूटमेंट बिजनेस पे ज़्यादातर डिपेंडेंसी है। तो इनका जो 70% ऑफ रिवेन्यू है, मैं बता चुका हूँ, वो कंट्रीब्यूशन होता है रिक्रूटमेंट बिजनेस से। तो उसको भी कंपनी लगातार रिड्यूस करनी चाहिए और अपने आप को और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।